So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 7. So, students, what is in our previous lectures we have to prove these derivations. What is this derivation? General heat conduction equation in a Cartesian coordinates. Okay. For this rectangular parallelepipeds, and what is we prove? We prove this delta k into delta t plus qg is equal to rho c del t upon del tau. Okay, and this is for non-homogeneous material under unsteady heat flow conditions. Okay, this is the derivation we have to prove in our previous lectures. So here, what is boys? Here the value of the thermal conductivity is constants in every, means not constant, it is different in different directions. मतलब x में अलग वैल्यू थी, y के अंदर अलग वैल्यू थी ky, और z के डायरेक्शन में kz थी. मतलब थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी हमारी बच्चों, अलग अलग थी. इसलिए हमने उसको क्या कहा था, नॉन होमोजीनियस मटेरियल, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होंगी. अब हमारा नया केस है उसके अंदर कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, अभी कांस्टेंट है. तो अब ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 10 प्रूव किया है, जो काय के फॉर्म में है, डिफरेंशियल के फॉर्म में है बच्चों, और ये जो इक्वेशन है ये काय के फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है. तो ये दोनों इक्वेशन में क्या चेंज आता है जब हम कंसिडर करते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसी अभी कांस्टेंट है. ओके, इन एवरी डायरेक्शन फॉर दिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेट्स. ओके, देखिए अभी ओके. तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7. अब हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं अभी पहली केस कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, मतलब बच्चों यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. मतलब अभी कौन से टाइप का मटेरियल हमारे पास में है, हमारे पास में अभी आइसोट्रॉपिक मटेरियल. मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो हर डायरेक्शन में वो एक्स रो या फिर वाई रो या फिर जेड रो वो सेम रहेंगी. मतलब मटेरियल क्या रहेंगे हमारे पास में बच्चों, होमोजीनियस रहेगा. तो अब कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, तो ये जो डेरिवेशन है अभी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी लिए क्या बनेगा वो हमारे को देखना है. अब बच्चों आपको यहाँ तक वैसी के वैसी डेरिवेशन प्रूव करना है. अगर ऐसा डेरिवेशन अगर पूछा जाता है काय के लिए, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा देखिए अभी. व्हाट इज द चेंज? मतलब k हो जाएगा मेरा के एक्स इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के जेड, इसके बराबर हो गया. मतलब k की वैल्यू होगी के एक्स, के वाई और के जेड. तो इक्वेशन जो 10 है हमारा बच्चों वो क्या होगा देखिए अभी डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर. तो देखिए देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल बाय डेल एक्स. ये k की जगह पे क्या आएगा अभी, सिर्फ k इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू के. अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, k इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस
प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू के इंटू डेल टी बाय डेल जेड। ओके, दिस ब्रैकेट बराबर है बच्चों, प्लस क्यू जी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस रो सी इंटू व्हाट इज डेल टी बाय डेल ट। ये मैंने लिखा है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ सबको। अब बच्चों हमारे को अभी ये डेरिवेशन मिल गया, ठीक है। अब हमारी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, कांस्टेंट। मटेरियल कैसा है हमारे पास में अभी, आइसोट्रॉपिक। अब देखिए क्या चेंज होगा इक्वेशन में। अब यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉमन निकलेगा अभी के, हर जगह पे है कॉमन, अभी के इज कॉमन, ठीक है। के हमारे पास में भी कॉमन है, तो के हमारे पास में कॉमन है, तो अभी क्या इक्वेशन बनेगा देखिए फिर फाइनली, विच वन, के कॉमन हो जाएगा। और के कॉमन होने के बाद में मैं दोनों साइड से, बोथ द साइड्स डिवाइड करता हूँ के से। ओके, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय के, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय के। तो के से डिवाइड करने के बाद में बच्चों क्या इक्वेशन आएगा देखिए फिर। अभी हमारे पास में इक्वेशन आएगा डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू डेल टी बाय डेल जेड। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस क्यू जी अपॉन के बराबर है, इज इक्वल टू रो सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ डिवाइडेड बाय के। बच्चों हमारे को ये इक्वेशन मिल गया अभी, बराबर है। अब इसको मैं देखिए मॉडिफाई में लिखता हूँ अभी। अब ये जो है अभी देखिए, इसको मैं लिखता हूँ मॉडिफिकेशन करके। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर्स प्लस डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल जेड स्क्वेयर। यस और नो? यस। प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू रो सी अपॉन के इंटू डेल टी अपॉन डेल ट। ये हमारे को मिल गया बच्चों यहाँ पे। ओके, दिस इज दिस इक्वेशंस। अब ये जो टर्म है बच्चों यहाँ पे, दिस टर्म, दिस रो सी बाय के, यस और नो? यस। ये रो सी बाय के चेंज हो जाएगा। देखिए अभी व्हाट इज दिस चेंज, दिस चेंज विल बी 1 बाय अल्फा। So this will be change, what is 1 by alpha means nothing but what is rho c by k. Yes or no? Yes. 1 by alpha is equal to what is rho c by k. तो फिर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में k बाय रो सी। यस और नो? यस। राइट, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा k बाय रो सी। और ये जो अल्फा जो है मेरा, दिस अल्फा इज नथिंग बट द थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। यस और नो? यस, दिस इज माय थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब देखिए फिर ये इक्वेशन जो है फाइनल बच्चों, ये हमारे को कैसा मिलेगा। लेट्स राइट डाउन दिस इक्वेशंस। मैं यही पे चेंज करता हूँ, मतलब ये रो बाय सी के जगह पे जो बनेगा अभी क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय अल्फा, तो मैं यहाँ पे 1 बाय अल्फा लिखता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। तो ये बन गया फिर हमारे पास में 1 बाय अल्फा इंटू
del t upon del tau is equal to these equations. Okay, so this is a standard equation for which conditions, for a thermal conductivity is constant. Okay, अंडर अ अनस्टडी फ्लो कंडीशन. अभी भी स्टडी फ्लो है क्या हमारे पास में, अनस्टडी फ्लो है, मतलब हीट ट्रांसफर जो है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, द हीट ट्रांसफर, द टेम्परेचर इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज द अनस्टडी फ्लो. लेकिन कौन से सिचुएशन में बच्चों, अब कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के सिचुएशंस में. अब हमारे को यहाँ पे ये इक्वेशन मिला बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू के बाय रो सी. तो अल्फा मतलब क्या है हमारा, थर्मल डिफ्यूजिविटी. तो यहाँ पे देखिए अब एक डेफिनेशन में बनाऊंगा स्टैंडर्ड. ओके, ये ऊपर का मैं मिटा देता हूँ अभी. आई राइट इरेज ऑल दिस थिंग्स अबव. ये आप लोगों को समझ में आएगा 100%, वेरी इजी. ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो ये देखिए इक्वेशन को मैं लिखता हूँ. अल्फा बोले तो अल्फा इज इक्वल टू के बाय रो सी. तो अल्फा मतलब मेरा है थर्मल डिफ्यूजिविटी जी वी टी इज इक्वल टू के क्या है मेरा, थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, अपॉन दिस थर्मल कैपेसिटी. यस और नो? यस. तो बच्चों यहाँ पे हमारे को एक डेफिनेशन मिल गई किसकी, थर्मल डिफ्यूजिविटी की. क्या डेफिनेशन आएंगी थर्मल डिफ्यूजिविटी की? थर्मल डिफ्यूजिविटी इज डिफाइन एज इट इज़ अ रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन थर्मल कैपेसिटी. थर्मल कैपेसिटी क्या है बच्चों हमारी, रो इंटू सी. ओके, सी हमारे को पता है, सी क्या है उसकी, मटेरियल की स्पेसिफिक हीट, और रो क्या है उसकी डेंसिटी. के क्या है बच्चों, के है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल्स, जो कैसे अभी कॉन्स्टेंट्स, और अल्फा क्या है उसका थर्मल डिफ्यूजिविटी. अब यहाँ पे अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अल्फा का रिलेशन कैसा दिया है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के अपॉन रो सी. मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी अगर बढ़ गई तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होंगी कि ज़्यादा. मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी वो मटेरियल के कौन से पैरामीटर पे डिपेंड है, थर्मल कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड है और थर्मल कैपेसिटी पे. लेकिन जो हमारे पास में मेटल्स है, मेटल्स की हमेशा थर्मल कंडक्टिविटी कैसी रहती है बच्चों, ज़्यादा रहती. तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उनकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी क्या रहेंगी बच्चों, ज़्यादा रहेंगी. लेकिन थर्मल कैपेसिटी क्या रहेंगी उनकी, कम, क्योंकि ये इसके साथ में कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स. यस और नो? यस. अगर हमारे पास में नॉन मेटल्स है तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, कम है. तो थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो उनकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी क्या रहेंगी, कम रहेंगी. उनकी ज़्यादा क्या रहेंगी, थर्मल कैपेसिटी. ओके, तो these are the points we can easily write down from these equations and we know the definitions. तो इसका यूनिट क्या आएगा बच्चों, देखिए व्हाट इज द यूनिट. इसका यूनिट आएगा अल्फा का, तो अल्फा यूनिट इज मीटर स्क्वायर सेकंड्स. ओके, सो दिस इज द सिंपल यूनिट ऑफ दिस अल्फा, मीटर स्क्वायर सेकंड्स थर्मल डिफ्यूजिविटी. ओके, and after that we write down all these equations. अब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने जो इक्वेशन प्रूव किया है बच्चों, ये वाला, इसका नाम क्या रहेगा, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी. या तो आपको जाके प्रूव करना है, सब स्टेप जैसी की वैसी, सिर्फ इसको अच्छे से ध्यान में रखना. अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या मिलेगा बच्चों हमारे को, देखिए ये इक्वेशंस, व्हाट इज दिस इक्वेशंस, ये इक्वेशन अब आप सिंपल लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के
इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। ये जो है ये उसके कौन से फॉर्म में बच्चों, ये उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस है। ओके, विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन। तो दिस इज आवर फर्स्ट केस। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग केसेस है। अब ये दो इक्वेशन से मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो देखिए अभी अब मैं एक केसेस लेता हूँ, दिस वन। अगर केस लूँगा अभी यहाँ पे स्टेडी फ्लो, विच कंडीशन, स्टेडी फ्लो। अब देखिए यहाँ पे बी, स्टेडी फ्लो हीट कंडीशंस। ठीक है, अब स्टेडी फ्लो है बच्चों, स्टेडी फ्लो है मतलब हीट ट्रांसफ़र जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा, क्या अभी नहीं हो रहा, वो टाइम के साथ में क्या अभी कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर जो वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो अब ये इक्वेशन क्या चेंज होगा, देखिए अभी, अब डेल टी अपॉन डेल टाउ, टाउ क्या है मेरा टाइम है, टी क्या है मेरा टेम्परेचर। अब स्टेडी फ्लो में ये टेम्परेचर बदल रहा क्या बच्चों, नहीं, ये क्या है कांस्टेंट। तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा अपने को, इसको अब अच्छे से ध्यान में रखिए। ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा स्क्वेयर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू व्हाट इज अल्फा 1/अल्फा इंटू ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, स्टेडी फ्लो हीट कंडीशंस। तो फाइनली हमारे को क्या मिलेगा फिर, डेल्टा स्क्वेयर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू ज़ीरो। Yes or no? Yes. This is the, and this equation is nothing but the poisonous equations. Poisonous equations. इसका क्या नाम है बच्चों, poisonous equations. Del square plus Qg upon K is equal to 0. General heat condition equation in a Cartesian coordinate during a steady flow heat conditions. मतलब अभी heat transfer change नहीं हो रहा with respect to टाइम के साथ में, तब इधर की टर्म हमेशा, ये जो टर्म है बच्चों ये हमेशा ध्यान में रखना, ये क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ओके, दूसरा देखिए अभी इसके अंदर केस। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं दूसरा केस लेता हूँ। अभी यही इसके अंदर विदाउट internal heat generations, without internal heat generations। ओके, विदाउट ले रहा अभी मैं, मतलब कोई भी प्रकार की इसके अंदर अभी हीट जनरेट नहीं हो रही। फॉर विच कंडीशन, स्टेडी फ्लो हीट कंडीशंस फॉर अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो फिर क्या इक्वेशन मिलेगा हमारे को बच्चों, बताइए मुझे, विच इक्वेशन वी गॉट। ठीक है, ये हमारे को एक यहाँ पे डेल्टा टी लिखो, डेल्टा टी छूट गया था हमारा। तो फिर हमारे कौन सा इक्वेशन मिलेगा बच्चों, देखिए, विदाउट इंटरनल हीट जनरेशंस। अब ये जो पैरामीटर्स है, ये क्यूजी किसके साथ में रिलेटेड है, हीट जनरेशन के साथ में, क्योंकि हमने हीट जनरेशन का इक्वेशन ऑलरेडी देखा है ये पहले डेरिवेशन में। तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वेयर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द लाप्लास इक्वेशंस। सर नो, यस। डिफरेंशियल में अगर लिखेंगे बच्चों, तो डिफरेंशियल में क्या लिख सकते हैं तुम, डेल स्क्वायर टी प्लस डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म क्या जीरो हो जाएंगी, ये भी टर्म क्या हो जाएंगी बच्चों, जीरो हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज फॉर लाप्लास इक्वेशन विदाउट इंटरनल हीट जनरेशंस। ओके, नाउ अनदर वे, मैं और लिखता हूँ अभी पहले केस के लिए। पहला केस अभी देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ।
देखिए अभी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी विदाउट internal heat generations during unsteady flow conditions. हाँ, तो फिर अब मुझे बताओ ये इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, कौन सी टर्म जीरो हो जाएंगी बच्चों? बस ये वाली जो टर्म है ये अपने आप क्या बन जाएंगी? ज़ीरो। तो हमारा क्या मिलेगा इक्वेशंस? डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, अब हीट ही जनरेट नहीं हो रही बच्चों, तो क्यू जी अपॉन क्या के की वैल्यू क्या रहेंगी? ज़ीरो। तो ये बन गया ज़ीरो इज इक्वल टू व्हाट इज 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल। आपने पूरा क्लियर हो गया आप अपना भी। अनस्टडी अगर है तो ये आएगा, स्टडी अगर है तो ये आएगा नहीं। हीट जनरेशन है तो क्यू जी अपॉन क्या आएगा, अगर नहीं होगा तो ये टर्म ज़ीरो आ जाएंगी। यस और नो? यस। तो ये कह लेंगे हमारा विच इक्वेशंस। इसको अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में, डेल स्क्वायर टी प्लस तो ये जीरो हो गया, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। तो यह है हमारा फूरियर्स इक्वेशंस। यस और नो? यस। So these are the various equation we have to get during when you solve the our standard equations by assuming everything. अब आप ये यहाँ पे आप 2 डायमेंशनल के लिए लिख सकते हैं, 1 डायमेंशनल के लिए लिख सकते हैं, 3 डायमेंशनल के लिए। ये किसके लिए है? 3 डायमेंशनल, क्योंकि हमारे पास में क्या आ गया एक्स वाई और जेड। अगर मैं 2 डायमेंशन कंसिडर करूँगा बच्चों तो ये टर्म क्या हो जाएंगी? फिर ज़ीरो हो जाएंगी हर सिचुएशन में। कौन सा भी लो अपन, स्टडी फ्लो लो, अनस्टडी फ्लो लो, विथ हीट जनरेशन लो, विदाउट लो। अगर 2 डायमेंशनल के लिए तो फिर इतनी टर्म आएंगी, ये टर्म क्या हो जाएंगी? ज़ीरो। अगर 1 डायमेंशनल के लिए आएंगी तो ये भी टर्म क्या हो जाएंगी बच्चों? उसके अंदर ज़ीरो हो जाएंगी। मतलब फिर अगर इसको अगर 1 डायमेंशनल के लिए लिखना है अपने को, सपोज 1 डायमेंशनल, तो 1 डायमेंशनल के लिए क्या आएगा फिर? ये डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। ऐसा लिख सकते हैं। 2 डायमेंशन में आएंगे तो ये तो सिंपल है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट जनरल हीट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन वी हैव टू गेट व्हेनेवर वी सॉल्व दिस डेरिवेशंस। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। हमने अलग अलग प्रकार के डेरिवेशन यहाँ पे देखे हैं, अलग अलग प्रकार के डेरिवेशन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ओके, so in our next lectures we have to solve the general heat conduction equation for a cylindrical coordinates. अब हम अगला डेरिवेशन cylindrical coordinates के लिए पढ़ेंगे। ओके, so I stop here students. If you like my videos, so please share my videos with your friends. Okay, then finally I want to say to you, stay at home, stay safe. Thank you very much.